कोरोना काल में 28 दिन के अंदर 6 लोगों की मौत हुई। जी हां, देवली के मित्तल निवास के इसको तस्वीर को हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मित्तल परिवार रहता था और इस मित्तल निवास के अंदर कोरोना महामारी की वजह से 28 दिन के अंदर 6 लोगों की मौत हुई, जिनकी 13वीं आज की जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि मित्तल निवास में 15 लोगों का परिवार रहता था। बुजुर्ग दादा-दादी से लेकर उनके बच्चे और पोते सभी इस परिवार के साथ हँसी-खुशी रहते थे। लेकिन इनकी सारी खुशियों पर कोरोना महामारी का ऐसा वार हुआ कि इस परिवार के अंदर आपको बता दें कि 28 दिन के अंदर 6 लोगों की मौत हो गई। और आपको बता दें कि इसमें अप्रैल के महीने में इस परिवार के 3 लोगों के साथ कोरोना पॉजिटिव हुए थे। उस वक्त देश की राजधानी दिल्ली की इतनी बुरी हालत थी कि यहाँ पर उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड मिलना मुश्किल था। मित्तल परिवार ने अपने सदस्यों को बचाने के लिए प्राइवेट और सरकारी सभी अस्पतालों में चक्कर काटना शुरू कर दिया। उनके मरीजों को दिल्ली में बेड नहीं मिला तो इन लोग हरियाणा के झज्जर के एम्स हॉस्पिटल में गए, जहां पर अपने 3 मरीजों को एडमिट कराकर काफ़ी राहत महसूस करी। पर इलाज अभी चल ही रहा था कि 2 लोग और पॉजिटिव हो गए। उसके बाद उन्हें भी तुरंत एम्स में एडमिट कराया गया, जहां उनका भी इलाज शुरू हो गया था और पॉजिटिव थे ये सभी लोग। आपको वहीं बता दें, परिवार के सदस्य की हालत दिन ब दिन यहाँ पर बिगड़ती रही और 28 दिन के अंदर जो लोग पॉजिटिव थे उनकी धीरे धीरे मौत हुई। तो 6 लोगों की जो मौत हुई उनकी 13वीं आज मनाई जा रही है। और जिस तरीके से परिवार के लोगों ने बताया कि हरियाणा के झज्जर में बने एम्स अस्पताल में सही इलाज ना मिलने की वजह से उनके परिवार के लोगों की मौत हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देवली की, जहां पर देख सकते हैं किस तरीके से इस घर के अंदर मातम पसरा हुआ है। अब तो इनकी आंखों में आंसू भी सूख गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से अपनों को इन्होंने खोया इस कोरोना काल में, किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि जो लोग पॉजिटिव है वो ठीक नहीं हो पाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोरोना काल में इन्होंने अपने 6 लोगों को खोया, जिनकी 13वीं आज की जा रही है। कहना कि ये सबसे दुखदपूर्ण घटना है और अब तो हम भगवान से कि मतलब अति से अति हो गई है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता कि एक घर से ये 28 दिन के अंदर अंदर 5 बॉडी उठना और एक रिश्तेदार की बॉडी उठना, दामाद की बॉडी उठना, ये बहुत ही चिंताजनक है। और निश्चित तौर पर इस दुख की कोई सीमाएं नहीं हैं और उन सीमाओं में बस भगवान से प्रार्थना है कि जो दुख उन्होंने हमें, हमारे परिवार को दिया है, वो दुख किसी और को ऐसा दुख ना दे कि एक बॉडी उठ रही है, दूसरी की सूचना आ रही है, दूसरी उठ रही है, तीसरी सूचना आ रही है। ये निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा दुखदपूर्ण घटना है, जिसके बारे में कुछ भी कहना कम है, कुछ भी कहा जाए। और आज 13वीं भी था, एक साथ मनाया गया। हाँ, वो सभी के साथ आज हमने सबकी रस्म 13वीं की प्रक्रिया पूरी करके जो अपने हिंदू रीति रिवाज हैं उस अनुसार आज हमने इन सबको मतलब मामले को ख़त्म कराया, क्योंकि ये पीड़ा अधिक नहीं सही जा सकती थी। लगातार पीड़ा में पूरा परिवार 1 महीने से लगातार है और उससे पहले भी है, तो सब बच्चों को संभालना। बल्कि एक बात और है कि जो हमारे जीजा जी हैं उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई है। वो ज़्यादा सुन करके वो भी एक तरह से कोमा में चले गए हैं, उनको भी वो दुख घटना नहीं सहन हो रही है। अब हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको ठीक हो जाएं और वो हमारे बीच में रहें, उनका आशीर्वाद हमारे बीच में रहे। भगवान से प्रार्थना यही है। लेकिन जो भगवान को मंजूर होगा, अभी उनकी हालत भी बहुत चिंताजनक है, जिनको हम उनको छठे के रूप में देख सकते हैं। अगर भगवान ने उनको हमारे बीच में रखा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी एक दुखद समाचार और आ सकता है और वो हमारे पर दुख का पहाड़ टूटने वाली बात है। इससे बड़ा पहाड़ हमारे पर नहीं टूट सकता। मेरा नाम मधु मित्तल। आपने जिस परिवार से रहते हैं, कितने लोगों को खोया, आप एक महिला है, घर की क्या हालत, क्या स्थिति? घर की हालत बहुत ख़राब है। घर में कोई भी नहीं बचा है, सिर्फ बच्चे बच्चे रह गए हैं। घर को सब पता नहीं कैसे ठीक होगा घर। इसमें सुबह से आने के बाद तबीयत ऐसी ख़राब हो रही है मेरी। तो मैं यहाँ पर नहीं थी, मैं यूएस थी, मैं कल ही आई हूँ, पर मेरे से तो घर ही नहीं देखा जा रहा है। ये मम्मी भी ख़त्म, 2 भाई ख़त्म, 2 भाभी ख़त्म, बिल्कुल घर का हाल बेहाल है बिल्कुल। अब इसको पता नहीं कैसे संभलेगा घर। ये बच्चे बच्चे बचे हैं बस। एक भाई है, वो पूरा जला हुआ है, उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। किस तरीके से आप देखती हैं अपने घर में 5-6 की डेथ, आज 13वीं भी है? बहुत बुरा हाल है घर का, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है घर की। बच्चे बच्चे रह गए हैं बस, पता नहीं कैसे संभलेगा।
क्या नाम अपना हुआ? नाम बताइए। विवेक मित्तल। विवेक जी, कोरोना का पहाड़ टूटा है आपके परिवार पे, क्या घटनाएं हुई और आज तेरहवीं भी है, किस तरह से पूरा ये दौर बीता? मतलब मैं सच बताऊं तो अभी तक 1 महीना हो गया पूरा इस चलते हुए, और अब यकीन नहीं आ रहा है कि इतना कुछ हो गया 1 महीने के अंदर। पिछले महीने अप्रैल में 21-22 के आसपास सबकी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हुई थी घर के अंदर। 26 अप्रैल को हम लोग अपनी दादी को एडमिशन कराने के लिए हम लोग भाग रहे थे कहीं कि कहीं एडमिशन हो जाए। 27 अप्रैल की रात को जाकर एम्स में जैसे तैसे करके झज्जर जो कैंपस है एम्स का, वहाँ उनको एडमिशन मिला। 27 की रात को उनका एडमिशन हुआ। 28 को मेरे चाचा, मेरी चाची, मेरे फादर और मेरी मम्मी, उन चारों का एडमिशन 28 को कराना पड़ा क्योंकि घर पे तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी। कोरोना हुआ था सबको, सबकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। सीटी स्कैन भी कराया था फादर और चाचा का, तो उनका स्कोर भी 10 आया था उस टाइम। तो टेंशन भी थी लेकिन उम्मीद भी थी कि चलो झज्जर एम्स में एडमिशन मिल गया है तो सब ठीक होके घर आएंगे, क्योंकि उस टाइम पूरी दिल्ली में ऐसी मारा मारी चल रही थी बेड की हर जगह कि हमें उम्मीद नहीं थी कि बेड ही मिलेगा। बट उस टाइम ऐसा लग रहा था कि रिलीव हो गए थे कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा। बट वहाँ जैसे 2-3 दिन बीता, मैं मतलब 29 अप्रैल 30 अप्रैल मैं डेली जाता था वहाँ पर हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर से तो किसी से बातचीत होती नहीं थी वहाँ पर सिर्फ दिन में एक बार वो बोलते थे कि जी स्टेटस मिल जाएगा आपको, फ़ोन कर देंगे आपको। स्टेटस में वो सिर्फ वाइटल्स बताते थे कि क्या ऑक्सीजन है, क्या सैचुरेशन है, क्या बीपी है, बस इतना ही। उसके अलावा अगर उनसे पूछो कि क्या मेडिकेशन चल रही है, क्या इलाज चल रहा है, कुछ एक्सरे हुआ नहीं हुआ, सीटी स्कैन हुआ नहीं हुआ, तो कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा बस इलाज हम लोग कर रहे हैं जो हमें ठीक लग रहा है। मेरी दादी तो वेंटिलेटर पे आ गई थी जाती। 1 मई को दोपहर को मैं पहुंचा था एम्स। उससे पहले मेरे पास मेरे फादर का फ़ोन आ गया था जो उसी वहीं पर एडमिट थे कि बेटा चाचा को कार्डियक अरेस्ट हुआ है और वो CPR दे रहे हैं उनको। मैं हॉस्पिटल के गेट में घुस ही रहा था उस टाइम। मैंने कहा कोई बात नहीं पापा, मैं आ रहा हूँ, बात करता हूँ डॉक्टर से। मैं अंदर घुसे, मुझे 10 मिनट हुए थे गाड़ी पार्क करके। मैं गया किसी से मिलने की, किसी से बात हो जाए कि कुछ पता लग जाए कि क्या हुआ। इतने में पापा का फ़ोन मेरे पास दोबारा आ गया कि बेटा वो नहीं बचा। मतलब मुझे उस टाइम समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या। पहली बात तो जब वो फॉर्म भराते हैं तो मैंने सबके फॉर्म पे अपना नंबर लिखा हुआ था कि कुछ भी घटना होती है, कुछ भी आपको पूछना है, कुछ बताना है तो इस नंबर पे फ़ोन करिए। मेरे फादर जो वहाँ एडमिट हैं उन्होंने उनको इन्फॉर्म करा मेरे चाचा के बारे में। जैसे तैसे करके उन्होंने बोला कि शाम के टाइम उन्होंने इन्फॉर्म करा था 5 साढ़े 5 बजे कि ऐसा हो गया। बोला 11 बजे आप बॉडी ले जाना, हम सुबह तक रखेंगे नहीं, हमारा मॉर्चुरी नहीं है। हमने रिक्वेस्ट भी करी कि भाई सुबह तक आप बॉडी रख लो, हमें सुबह दे देना, हम रात को कहाँ लेके जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं हम 11 बजे देंगे बॉडी। 11 बजे की बोलकर उन्होंने 2 बजे में बॉडी दी। हम उनको लेके जा ही रहे थे कि 5 बजे उनका दोबारा फ़ोन आ गया कि दादी नहीं रही, उनको भी कार्डियक अरेस्ट हो गया। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। क्या लगता है जो सभी लोग आपको छोड़ के गए, इलाज सही ढंग से ना मिल पाने के कारण ऐसा हुआ? हमें कुछ पता ही नहीं उनको क्या इलाज मिला है क्या नहीं मिला है। जब उन्होंने बॉडी भी दी, उन्होंने सिर्फ एक स्लिप दी, उन्होंने बोला ये आप जहाँ भी घाट पे जा रहे हो वो दिखा देना। उनके अलावा उन्होंने कुछ नहीं दिया हमें। क्या इनको दवाई दी गई, क्या इलाज हुआ इनका, क्या नहीं हुआ, कब क्या तबीयत थी, कुछ नहीं बताया उन्होंने। हमने पूछा भी, उन्होंने कहा जी वो हम सब नहीं देते। उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कोई डिस्चार्ज समरी में ऐसा कुछ नहीं, रिपोर्ट नहीं दी हमें। सभी सदस्यों का इलाज झज्जर में ही हुआ था या फिर दिल्ली में भी हुआ? कहीं नहीं हुआ था, झज्जर में ही 5 एडमिट हुए थे एक साथ। 27 की रात को दादी और 28 को बाकी 4 लोग। जो मेडिकल सिस्टम, आपको क्या शिकायत है कि वहाँ पर ठीक तरह से इलाज नहीं या फिर ब्रीफ नहीं किया गया, क्या हो रहा है? जैसा आपने बताया कि फॉर्म में आपका नंबर लिखा गया था। हम शिकायत मुझे ये है कि देखिए जो एम्स का नाम है, जो ब्रांड है एम्स का, वो मुझे लगता है कि बाकी सब हॉस्पिटल से बड़ा है और हम उससे सेटिस्फाइड थे कि एम्स में एडमिशन हो गया है तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमें न्यूज़ में नहीं, हमें ब्रीफ नहीं किया जा रहा था। हम तब भी ये थे कि चलो एम्स का शायद प्रोटोकॉल ऐसा होता होगा, क्योंकि हम कभी पहले एम्स गए नहीं थे। प्राइवेट हॉस्पिटलों में तो डॉक्टर से बात हो जाती है, कुछ ना कुछ बात हो बता देते हैं वो। हम संतुष्ट थे कि चलो हॉस्पिटल अच्छा है, सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है यहाँ पर, ICU की कोई कमी नहीं है, वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है। लेकिन जब ऐसी खबरें आने लग गई वहाँ से कि एक के बाद एक और कुछ बता नहीं रहे हैं कि हो क्या रहा है। 4 तारीख को उन्होंने मेरी चाची का बता दिया सुबह फ़ोन करके कि कार्डियक अरेस्ट हो गया है। मतलब हमें प्रोसेस ही नहीं हो पा रही थी कि इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कैसे करनी है सब। 5 मई को मेरे फादर को वो नॉर्मल वार्ड से लेकर ICU वार्ड में ले गए थे, क्योंकि बस उन्होंने इतना बताया कि इनकी तबीयत ख़राब होने के आसार लग रहे हैं हमें। अब यकीन नहीं मानेंगे, जब चाचा, पापा और मेरी मम्मी, दादी और चाची की तबीयत तो फिर भी थोड़ी ख़राब थी, वो काफ़ी ठीक थे।
उनकी ऑक्सीजन लेवल भी बहुत ज़्यादा डाउन नहीं थे। चाचा बिल्कुल चल के गए थे हॉस्पिटल, मम्मी चल के गई थी हॉस्पिटल, पापा को थोड़ा सहारा देना पड़ा था, बट ये 2 लोग तो बिल्कुल चल के गए थे हॉस्पिटल। चाचा को तो बिल्कुल हमें यकीन ही नहीं आया था कि ऐसा हो कैसे सकता है। एज भी ज़्यादा नहीं थी, चाचा मेरे सिर्फ 45 के थे। क्या करते थे? बिजनेस ही है उनका। इलाज के दौरान कभी आपकी परिजनों से बात हुई हो इस बीच में? मेरी चाचा से बात हुई थी मेरी बीच में, पापा से भी बात हुई थी। इनफैक्ट मेरे पापा जब एडमिट हुए थे 28 को, 29 की रात को वो बाथरूम में गिर गए। उन्हें 2 घंटे तक किसी ने उठाया नहीं बाथरूम से, वो बेहोश हो गए। 2 घंटे बाद वो होश में आए, फिर वो खुद चल के अपने बेड तक आए। अब किस तरीके से आप